हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में हम लोगों ने 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया जाता है तो किस तरीके से कंपनी के जो एकाधिकार है उनको समाप्त किया जाता है, उनको जो है कंपनी से छीना जाता है। उसी के साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो ईसाई हैं वो भारत में आकर के अपना धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, और 1813 के अंतर्गत ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वप्रथम जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो है केंद्र में एकीकरण का प्रावधान किया गया या केंद्रीकरण का प्रावधान किया गया, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और उसी के साथ में जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो बचे थे, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों व्यापारों को भी क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसकी परिषद में कितने सदस्य होते थे, 3 सदस्य होते थे, और उन्हीं 3 सदस्यों में एक और सदस्य को बढ़ाया गया। जो चौथा सदस्य बढ़ा उसको हम लोग विधि सदस्य के रूप में जानते हैं। तो जो विधि सदस्य के रूप में एक पद बढ़ा था, तो उस पद पर कौन सा व्यक्ति आया था, तो आया था लॉर्ड मैकाले। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था 1833 के चार्टर एक्ट में कि इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस गवर्नर जनरल की परिषद में, यानी कि 3 सदस्यीय परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले जो था वो विधि सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। लेकिन इस अधिनियम में क्या था कि जो लॉर्ड मैकाले का विधि सदस्य का पद था वो कैसा था, वो एक अस्थायी पद था, यानी कि लॉर्ड मैकाले जो है वो विधि को बनाने में सहयोग तो कर सकता था लेकिन उस पर मत नहीं दे सकता था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, और इसमें देखेंगे कि ये चार्टर एक्ट जो है 1833 से किस तरीके से भिन्न है, कौन कौन सी चीजें इसमें 1833 के परिप्रेक्ष्य में इसमें बदलाव में लाई जाती हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए, ये जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसमें पहला ही बिंदु क्या आया कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था 1853 में, जो गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो 1853 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को क्या किया गया, स्थायी सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बनाया गया। इसी के साथ में क्या किया गया था, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, तो इसी के लिए जो इसकी गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 12 कर दी गई। 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। अब देखो, ये जो 12 सदस्य थे, इन 12 सदस्यों में 4 ऐसे सदस्य थे जो कैसे थे, स्थायी सदस्य थे। 6 सदस्य और जोड़े गए जो कैसे थे, अस्थायी सदस्य थे। और 2 सदस्य और जोड़े गए जो कि अतिरिक्त सदस्य की श्रेणी में आते थे। ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं ये भी अस्थायी हैं, और ये जो 6 हैं ये भी क्या है, अस्थायी हैं। यानी कि 12 सदस्यों में केवल 4 सदस्य ऐसे हैं जो क्या हैं, स्थायी हैं, और शेष 8 सदस्य जो हैं वो कैसे हैं, वो अस्थायी हैं। ये जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्य क्या होगा, ये क्या करेंगे, जब कोई भी विधि बनेगी या कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून पर ये क्या करेंगे, सलाह देंगे, अपनी सहमति देंगे, लेकिन उस पर मत करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि मत कौन करेगा, मत केवल ये 4 सदस्य ही कर सकते हैं। ये 8 सदस्य केवल क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो है 4 सदस्यों की जो परिषद हुआ करती थी उनकी संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई, 12 कर दी गई। इसी के साथ में क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट हुआ करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, यानी कि जो निदेशक मंडल हुआ करता था,
निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या घटा करके सदस्यों की संख्या घटाकर 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 कर दी गई। अब देखो यहां पे क्या था, संख्या कितनी थी 24 थी और यहां पे घटा करके कितनी कर दी गई 18 कर दी गई। इसी के साथ में क्या किया गया, अगला पॉइंट जो लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि इसी में आईसीएस की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। आईसीएस की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि आईसीएस जो है, आईसीएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी, जिसमें उस समय जो वहां का यानी कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वो कौन था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आईसीएस की स्थापना की गई। लेकिन जो भारत का गवर्नर जनरल बना, भारत के गवर्नर जनरल के समय में, इस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो डलहौजी हुआ करता था। यानी कि डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम आईसीएस की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। यहीं से यह क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था या ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसने आईसीएस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आईसीएस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय तो कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो है सर्वप्रथम आईसीएस की लिखित परीक्षा पास की। इसी में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आईसीएस अधिकारी बनने वाला प्रथम भारतीय, आईसीएस अधिकारी बनने वाला प्रथम भारतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब देखो सुरेंद्र नाथ जी ने क्या किया था, परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली थी लेकिन वो अधिकारी नहीं बन पाए। लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ साथ वो क्या हुआ, वो अधिकारी की पोस्ट पर भी नियुक्त हुए। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और अधिकारी बनने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसी के साथ में ये भी इसमें आ जाएगा कि ये एक ऐसा अधिनियम था, अभी तक जितने भी हमारे एक्ट हुआ करते थे वो 20 वर्षों के लिए लागू किए जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट था जिसको 20 वर्षों के लिए लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने 1813 से देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंपनी के एकाधिकारों को, कंपनी के अधिकारों को या कंपनी की शक्तियों को छीना जा रहा है और जो ब्रिटिश शासन है उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 1813 से ही ये प्रक्रिया चालू हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1853 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो कंपनी का शासन है वो किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। और हुआ क्या कि 1857 में आपने देखा होगा कि क्रांति हुई और उसी क्रांति के तहत क्या हुआ कि कंपनी का जो शासन है वो छीन लिया गया और 1858 से एक नया शासन बन के आया जो ब्रिटिश क्राउन रूल कहलाया। ठीक है, अब देखो इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे कि ये जो सदस्यों की संख्या यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उनकी संख्या कितनी कर दी गई थी, 12। और ये जो 12 सदस्य हुआ करते थे इनको क्या कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इसी एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या थी यही क्या बनी, यही जो है केंद्रीय विधान परिषद बनी। अब इसके बाद हम लोगों को जो है आगे का अधिनियम पढ़ना है 1858 का भारत शासन। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेंगे। अब हेडिंग डाल लेंगे 1858 का भारत शासन। अब यहाँ पे हुआ क्या
53 वाला चार्टर एक्ट चलाया गया। इसके बाद हुआ 57 में क्रांति और क्रांति में बगावत, जिसके तहत हुआ कि कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संवैधानिक विकास है उसको हम लोग कितने पार्टों में पढ़ेंगे, 2 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और सेकेंड पार्ट जो था वो क्राउन रूल का शासन था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो 1773 से लेकर के 1857 तक चलता है और क्राउन रूल का जो शासन है वो 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है। तो हम लोगों ने संवैधानिक विकास में जो फर्स्ट पार्ट था यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था जो कि 1773 से लेकर के 1857 तक चला, ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसी संवैधानिक विकास में पार्ट सेकंड हम लोगों का स्टार्ट होगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्राउन रूल से। यानी कि अब जितने भी अधिनियम बनेंगे, जितने भी नियम बनेंगे वो सीधे कहाँ से बनेंगे, वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जाएंगे और उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा। तो जो पहला अधिनियम आता है वो कौन सा आता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इसमें कई सारी चीजें जो है बदलाव की गई और ये जो है भारत के लिए जब ये अधिनियम आया तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें लाई गई जिसको देखते हुए भारतीय व्यक्तियों ने इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। यानी कि जो यहाँ की जनता के हित से संबंधित हो उसी को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब यानी कि जिसमें जनता के अधिकारों की बात की गई हो, अधिकारों की चर्चा की गई हो, उसी अधिनियम को या उसी पत्र को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब देखो इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो लाई गई। पहली चीज तो यहीं पे हो जाएगी कि यहाँ पे क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तो यहीं से क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन जो है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन यहीं पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। अब जब कंपनी यहाँ पे समाप्त हो गई तो यहीं पे क्या कर दिया गया कि जो 2 पद हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, यानी कि निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो निदेशक मंडल हुआ करता था और जो नियंत्रक मंडल हुआ करता था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है गृह सरकार का गठन किया गया, गृह सरकार का गठन, गृह सरकार का गठन। और ये जो गृह सरकार बनेगी ये कहाँ की गृह सरकार होगी, यानी कि ये जो सदस्य होंगे ये कहाँ होंगे, ये ब्रिटिश संसद में रहेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश संसद के ही ये क्या होंगे, ये व्यक्ति होंगे जो भारत की गृह सरकार के अंतर्गत आएंगे। अब देखो इस गृह सरकार में क्या किया गया, भारत के लिए या भारत का राज्य सचिव, ठीक है, गृह सरकार के अंतर्गत एक नए पद का गठन किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत का राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया, नए पद का सृजन किया गया। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत का प्रथम राज्य सचिव हुआ वो कौन हुआ, तो चार्ल्स वुड। ठीक है, ये जो व्यक्ति था ये क्या था, भारत का प्रथम राज्य सचिव बना। अब देखो इसके जब यहाँ पे ये दोनों पद समाप्त हो गए, नियंत्रक मंडल और
निदेशक मंडल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो भारत का राज्य सचिव था इसका जो है पद भी बड़ा हो गया, इसके पास शक्तियां भी ज्यादा हो गई और इसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया। तो इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, भारत परिषद का गठन, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे, नए पद का सृजन किया गया तथा इसकी सहायता के लिए, इसी में ऐड कर लेंगे, तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, परिषद का गठन किया गया। अब देखो भारत का राज्य सचिव कौन बनेगा, जो ब्रिटेन की संसद का क्या होगा, केंद्रीय मंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, या कैबिनेट मंत्री होगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा भारत का राज्य सचिव। इसके साथ में जो इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, ये सदस्य भी कौन होंगे, ये ब्रिटेन के ही सदस्य होंगे। इसी के साथ क्या किया गया कि यहाँ का जो गवर्नर जनरल, यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल, यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका भी क्या कर दिया गया, पद बदल दिया गया। अब देखिए जब ये भारत का गवर्नर जनरल का पद बदला जाता है, इसको रफ कर दे रहे हैं, जो भारत का गवर्नर जनरल है वो कब बना, भारत का गवर्नर जनरल पद जो है वो 1833 में बना, और उस भारत के गवर्नर जनरल के पद को कब चेंज किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उसको क्या बनाया गया, उसको जो है वायसराय नाम का पद दिया गया। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो क्या बना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका पदनाम ही चेंज कर दिया गया और उसका नया पदनाम क्या रखा गया, वायसराय। तो यहीं से बनेगा भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग ही ये जो है ये भारत का प्रथम वायसराय बना, ठीक है। अब यहीं पे क्या हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही ये जो है अधिनियम यहाँ पर आया था, तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में ब्रिटिश क्राउन रूल को पढ़ा गया। इसी में क्या कहा गया, इसी में यह कहा गया कि ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी में यह कहा गया कि जो ब्रिटेन की महारानी है वो क्या होंगी, वो भारत की साम्राज्ञी होंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और यहीं से जो है ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश कानून जो है यहीं से लागू होता है। अब आगे की जितनी भी प्रक्रिया है वो ब्रिटिश क्राउन रूल के द्वारा ही चलाई जाएगी। यहीं पे क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो भारत परिषद के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, भारत परिषद मतलब यानी कि जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसमें क्या होगा, अगर हम देखें तो भारत का सचिव और उसकी परिषद, ठीक है, इसका गठन कब किया गया, तो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। अब ये जो भारत का सचिव होगा और जो भारत की परिषद होगी,
इसके जो सदस्य होंगे इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? इनको वेतन दिया जाएगा भारत के राजस्व से, ठीक है। तो इनको वेतन कहाँ से मिलेगा? भारत के राजस्व से मिलेगा। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि कई सारे मुद्दे उठते हैं, सारे आंदोलन चलाए जाते हैं जिसमें ये विरोध किया जाता है कि जो सदस्य हैं वो बैठे तो ब्रिटेन में हैं, कहाँ के हैं? ब्रिटेन के सदस्य ब्रिटेन बैठे हैं, लेकिन उनको सैलरी कहाँ से दी जा रही है? भारत से दी जा रही है। तो इस चीज का काफी ज्यादा मात्रा में विरोध किया जाता है। तब क्या होता है? 1919 में जो परिषद के सदस्य हैं इनकी संख्या जो है वो घटा दी जाती है, और वहीं पे क्या किया जाता है? इनका जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा? वो ब्रिटिश भत्ते से वहाँ से दिया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है? 1919 में परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाती है, और वहीं पे क्या होता है कि इनका जो वेतन है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा से दिया जाएगा। 1935 में क्या होता है कि जो परिषद है उस परिषद को ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 1935 में परिषद का अंत कर दिया जाता है, यानी कि परिषद को पूर्ण रूप से खत्म ही कर दिया जाता है। और फिर 1947 में जो भारत का सचिव है इस पद को भी क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 1947 में भारत के पद को भी क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा, और उसके बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। इसके बाद में जो अगला अधिनियम हमारा आएगा वो कौन सा आएगा? वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, जो कि इसी भारत सचिव और भारत परिषद के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग जो है अधिनियम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज तक की क्लास में अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो जो है कमेंट करके पूछ सकता है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।